नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग के अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी 71वीं का एग्जाम का जो क्वेश्चन था, जो मतलब पीटी का जो क्वेश्चन था, जो 13 सितंबर को वो आपको कंडक्ट करवाया गया था बीपीएससी आयोग द्वारा। तो हमने देखा था उसमें बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन जो कि एकदम एनालिसिस टाइप क्वेश्चन था। मतलब करंट अफेयर्स भी हमने देखा उसमें। तो देखा कि कितना मतलब कि आपको डीप एनालिसिस, मतलब एक तरह से पूरा अंदर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर वन लाइनर पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम पास कर सकते हैं। इस बार बीपीएससी ने दिखा दिया कि मतलब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। और ये थोड़ा सा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा सारा एग्जाम में। आप बीपीएससी इसी तरह से करने जाए, चाहे आप टीआरई का दे रहे हैं, चाहे आप बिहार सीजीएल का दे रहे हैं, चाहे आप एसआई का दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक छटनी प्रोसेस है, इसमें छांटा जाता है स्टूडेंट को। एक रिजेक्शन प्रोसेस होता है जो पीटी का एग्जाम होता है, क्योंकि उतना सारा स्टूडेंट्स को तो वो मेंस करवा नहीं सकती है कोई भी आयोग। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा है इस बार का। तो हमने देखा था दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन। तो और सारा क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। जितना भी आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, जो ऑप्शन है, वो सारा ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑप्शन में क्या मतलब यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए, और ये क्यों ऑप्शन आपको दिया गया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, या इस ऑप्शन का क्या यहाँ पर महत्व है, वो सारा चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज से 80 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग क्या किए थे, डिस्कस कर लिए थे। आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग 81, क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर इस बार का अगर देखेंगे दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन तो उतना मतलब कि बोल सकते इजी क्वेश्चन नहीं था, अप्लाइड नहीं था इस बार का। अप्लाइड मीन्स मतलब एप्लीकेशन बेस्ड नहीं था, जैसा कि बीपीएससी पूछा करती थी। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रश्न देखेंगे, वो थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल था। मतलब कि आपको वहां पर सॉल्व करना है, जैसे मैथ की तरह। इस बार मैथ बीपीएससी नहीं पूछी, मैथ की जगह रीजनिंग बीपीएससी ने पूछा। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे आप फिजिक्स का क्वेश्चन, तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड था। 4-5 न्यूमेरिकल आपको लगातार पूछा गया। तो इस तरह का भी मतलब एक आपको यहाँ से पैटर्न पता चलता है कि यहाँ से आपको प्रिपेयर करना इस तरह से। पूरा साल भर आपको लगेगा इसको प्रिपेयर करने में। जिनका अगर मेंस हो रहा है, मतलब प्रीलिम्स हो रहा है, तो वो मेंस की तैयारी में लगे। नहीं तो आपको एक साल करना पड़ेगा। एक महीना 2 महीना का ये चीज़ नहीं है कि बीपीएससी आप करके निकल जाएंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग का ये पूरा एग्जाम होता है बिहार का। तो इसमें आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो 81 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या बोल रहा है, 0.1 NHCl समाधान का पीएच मान है लगभग। मतलब कितना इसका पीएच मान है, ये आपको निकालना है। तो कितना है पीएच वैल्यू ऑफ 0.1 NHCl, कितना है यहाँ पर पीएच वैल्यू ऑफ 0.1 NHCl, जो हमारे यहाँ पर पीएच दिया गया है आपको। एक मिनट, मैं भूल गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, जो पीएच वैल्यू आपको 0.1 NHCl का दिया गया है, तो इसका जो मान निकालना होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसका मान जो निकालना रहता है, तो इसका जो मतलब होता है 0.1 NHCl, ये क्या दिया होगा, ये यूनिट में आपको दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हुआ था, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर NHCl का जो सॉल्यूशन है, ये अप्रोक्सीमेटली जो आंसर बताया गया बीपीएससी आयोग द्वारा, जो क्वेश्चन जो आंसर की रिलीज किया गया, उसमें इसका क्या ऑप्शन यहाँ पर 1.0 होगा। ये इसका क्या है, अप्रोक्सीमेटली पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू सभी लोग जानते हैं, जो 0 1 से 7 तक होता है, उसमें आप मतलब 7 तो न्यूट्रल होता है, वो 0 1 से जो 6 तक होता है वो एसिड होता है, और जो मतलब 8 से 14 तक होता है वो क्या होता है, आपका बेस होता है। तो पीएच वैल्यू सभी जानते हैं, ये हाइड्रोजन का एक मतलब बोलते हैं पोटेंशियल, इसको बोला जाता है, जो इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका मतलब ही होता है 0.1 NHCl का मतलब ही होता है 0. पीएच का क्या मतलब यहाँ पर 1 होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं आपको, इसको मतलब कि 1 ही मानकर चलना है, क्योंकि HCl जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसका मान आपको जो पीएच होता है 1 ही होता है। तो ये न्यूमेरिकल था आपको, इसमें ज्यादा कुछ यहाँ पर करना नहीं था। फिर नीचे देखिए लिखा हुआ है, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है। मतलब कि विच कंपाउंड इज नोन एज द नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो। तो ये जो 4 कंपाउंड आपको दिया गया है, ये मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री का मतलब क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा कंपाउंड आपको जो रात में चमकता है, मतलब किस कारण चमकता है, क्या उसमें रहता है वो चीज, कौन सा केमिकल रहता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ये 82 नंबर का जो हमारा सवाल है, इसमें ऑप्शन बीपीएससी ने कितना बताया, इसमें बी बताया। अब बाकी इंस्टीट्यूट्स ने भी मतलब अगर क्वेश्चन मार्केट में भी देखे, जो आंसर की रिलीज किया गया था, उसमें भी बी ही था। बहुत सारा ऑप्शन डिफरेंट भी हुआ है, क्योंकि बीपीएससी आयोग द्वारा जो आंसर दिया जाता है उसी को हम मतलब कि सही मानते हैं, और उसी पर आपका नंबर भी कैलकुलेट होता है। तो वो चीज़ आपको क्या करना है, वहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसका क्या होगा यहाँ पर, आपका यूरोपियम
डॉप्ड स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट, कौन सा ऑप्शन होगा इसका? यूरोपियम डॉप्ड। तो हमारा क्या होगा 82 का यहाँ पर? ये यूरोपियम डॉप्ड स्ट्रोंशियम एलिमेंट। ये थोड़ा सा आपको अलग एलिमेंट है, इसका आपने सुना भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है जो आपको प्रीवियस ईयर से ही याद करना होता है। तो ये एक ऐसा मतलब कंपाउंड है जिसका मतलब क्या होता है, नाइट ग्लोइंग पिगमेंट होता है इसमें, मतलब वो आपको रात में चमकता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर हमारा 83 क्या, विच मटेरियल यूज फॉर स्मार्ट फिल्म? स्मार्ट फिल्म जो आपके मोबाइल में, ये क्या है, एक अप्लाइड क्वेश्चन है। मतलब जो मोबाइल आप यूज करते हैं या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी यूज करते हैं, उसमें आज का जो स्क्रीन है, जो इसी पे यही स्क्रीन है, तो जो स्क्रीन को जो स्क्रीन बनाने में जो यूज किया जाता है, ये जो पूरा स्क्रीन है, जो स्क्रीन मतलब स्क्रीन बोल रहे हैं, जो आप मतलब ये टच स्क्रीन होता है, तो टच स्क्रीन जो बनाने में यूज किया जाता है वो कौन सा, उसी को स्मार्ट फिल्म बोला जाता है, समझ रहे हैं ना? तो उसमें कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, मटेरियल? तो कैल्शियम कार्बोनेट, इंडियम टिन ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड या सिलिका, कौन सा मटेरियल यहाँ पर यूज किया जाता है इसमें? तो इसमें यहाँ पे इंडियम टिन ऑक्साइड मटेरियल क्या किया जाता है, यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इंडियम टिन ऑक्साइड, जो कि टच स्क्रीन में बनाया जाता है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, हमारा क्या है 83 था। फिर 84 को अगर देखें यहाँ पर, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? फिर 84 क्या है, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का यहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर भी ये क्या है, एक बोल सकते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इस बार मतलब बायोलॉजी से कम आपको केमिस्ट्री से और फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला, क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन तो साइंस से पूछा ही जाता था। साइंस भी आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमने क्लास भी लिया था इस पर। तो ये कार्सिनोमा का जो उपचार है दोस्तों, ये जो उपचार किया जाता है इसमें मेनली आपको प्लेटिनम यूज किया जाता है। ये नॉन रिएक्टिव होता है, ये ऐसा कंपाउंड होता है जैसे कोई भी कैंसर का भी मरीज है, और कैंसर जैसे कि आपको केमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, उसमें इस तरह का कंपाउंड यूज किया जाता है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर यहाँ पर 85 नंबर देखे तो बोला जाता है ये गर्भ निरोधक जो गोलियां है में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसमें पूछ रहा है कौन सा केमिकल आपको गर्भ निरोधक गोलियां, जो कॉन्ट्रासेप्टिव जितना भी होता है आपको जो बनता है आपको, उसमें कौन सा गोली यहाँ पर यूज किया जाता है, वो एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी एक नया आपके लिए सवाल हो जाता है। ये मतलब कि बोल सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी गलती करके आए हैं। तो जो पिल्स में यूज किया जाता है कंट्रासेप्टिव में, उसमें कौन सा केमिकल यहाँ पर यूज किया जाता है? उसमें जो केमिकल किया जाता है यहाँ पर, क्या नाम है इसका? देखिए बहुत सारा केमिकल के बारे में दिया गया इसमें, एक लेवोनो ग्रेस्ट्रेल, कोले कैल्सीफेरोल, वेनालाफिलेक्सिन और सेट्रोजिन। तो सेट्रोजिन तो नहीं होगा, ये सर्दी खांसी या एलर्जी वाला चीज है ये चीज। फिर इसमें ये ऑप्शन को आप छांट सकते हैं। फिर अगर ये कोले कैल्सीफेरोल, ये आपको कैल्शियम से रिलेटेड दवा है, समझ रहे हैं ना? लेकिन ये दो जो आपको एक ऑप्शन दिया हो गया, ये दो 50-50 में आप आ सकते हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन जो बीपीएससी ने बताई है, कौन सा होगा? लेवोनोगेस्ट्रॉल होगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये चीज याद रख कर लीजिएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा सा नया होता है स्टूडेंट्स के लिए। फिर अगर नेक्स्ट देखें 86 नंबर क्या है, तेल की तेल के गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता? आप जानते हैं गैल्वनाइज्ड क्या होता है? जैसे कोई सी भी मतलब जो जंग नहीं लगता, जिंक का जो पूरा एक एलॉय तैयार करके किसी को पेंट, मतलब कोई भी ग्रिल या बोल सकते हैं लोहा का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उसको क्या किया जाता, पेंट किया जाता है, उसे गैल्वनाइज्ड आयरन बोलते हैं। तो जैसे कि उसने बताया था कि गैल्वनाइज जो आयरन पॉट होता है, उसमें हम लोग ऑयल को मतलब तेल को स्टोर क्यों नहीं करते हैं? तो इसमें क्या लिखा गया, इट प्रोड्यूस टॉक्सिक कंपाउंड, मतलब किसी तरह का जो टॉक्सिक कंपाउंड या जहरीला यौगिक बनाता है, या तेल की गुणवत्ता को कम करता है, या तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है। तो अगर देखेंगे ये 86 नंबर और इनमें से उपरोक्त सभी, एक तो मतलब बीपीएससी आयोग ये करती है कि आपको जो लास्ट ऑप्शन होता है ये हरदम मतलब कि एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है। आपको तीनों ऑप्शन नहीं पता है तब तक आप मतलब कि चौथा नहीं मार सकते हैं। उपरोक्त से एक से भी अगर ज्यादा सही है तो आपको फिर चौथा ही मारना पड़ेगा। तो इसमें जो मतलब कि जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है इसमें? ये मतलब इसमें उपरोक्त सभी, ये सभी ऑप्शन सही है। क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि क्या होता है कि मतलब कि तेल को रखने से क्या होता है, गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में आपको मतलब रिएक्शन कर जाता है, वो मतलब जहरीला एक कंपाउंड बन जाता है। और फिर देखेंगे उसका तेल का जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर आपको जंग भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो थोड़ा सा इस बार का जो क्वेश्चन था आपको साइंस से रिलेटेड, तो थोड़ा सा बोल सकते हैं एक एनालिसिस टाइप का था। आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वन लाइनर टाइप से आप मतलब थोड़ा सा बचिए, थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट था ऑक्टेन रेटिंग। ये क्वेश्चन पिछले बार भी मतलब एग्जाम पूछा गया था। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो क्या है, टेट्रा मिथाइल ऑक्साइड, टेट्रा मेथिल हेक्सेन, टेट्रा एथिल एथिलेड, और क्या है, ट्राई एथिल
टोल्यून। तो सब क्या ऑप्शन एक ही तरह आपको लग रहा है, सब में टेट्रा टेट्रा आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसमें से कौन सा होगा जिससे क्या बनता है यहाँ पर ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है दोस्तों, जो इंजन, जो गाड़ी में जो इंजन यूज किया जाता है, पेट्रोल के जगह जो पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल करते हैं, मोबिल जो यूज करते हैं, तो उसमें आपको ये कंपाउंड, इसमें से कौन सा कंपाउंड मिला जाता है जिससे क्या नॉकिंग आपको कम होता है गाड़ी में। जो आवाज़ देखते हैं आप, गाड़ी पुराना हो जाता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी मोबिल चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह का डेली लाइफ से आपको रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या करता है, नॉकिंग और जो फ्यूल का एफिशिएंसी है, तेल ज़्यादा गाड़ी ने खाए उसके लिए, इस कंपाउंड को यहाँ पर उसी को ऑक्टेन रेटिंग बोलते हैं। तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा, 87 नंबर में आपको क्या होगा, टेट्रा एथिलेट होगा, क्योंकि ये लीड के जगह आपको यूज किया था। पहले क्या था, लीड यूज किया जाता था, तो लीड आपको ज़्यादा मतलब क्या होता था, पॉल्यूशन करता था, प्रदूषण करता था, लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए टेट्रा एथिलेट आपको यूज किया जाता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्टेन रेटिंग आपको पता होना चाहिए। एक बार एग्जाम में क्या पूछा था कि ऑक्टेन रेटिंग का मतलब क्या होता है, किस चीज़ में हम लोग यूज करते हैं। तो ऑक्टेन रेटिंग में हम लोग फ्यूल इफिशियंसी को मापने के लिए गाड़ी में उसको यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, आपको फुल फॉर्म की तरफ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि फुल फॉर्म आपको सिर्फ कोई भी पॉलिसी या कोई भी गवर्नमेंट का, बिहार सरकार कोई पॉलिसी उसका फुल फॉर्म, कभी कभी क्या होता है फुल फॉर्म में आपको जैसे पूछ दिया कोई केमिकल का नाम, उसका पूछा फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे इसमें पूछा गया था पीएचवी का जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है, जिससे आपको पॉलीथीन बनता है, पन्नी बनता है, किसी तरह का मतलब आप देख सकते हैं जो प्लास्टिक का जो मटेरियल बनता है उसको पॉलीमर मतलब एक तरह से बोलते हैं। मतलब एक सिंथेटिक आपको क्या है, एक बोल सकते हैं कि जैसे कॉटन यूज करते हैं, सिंथेटिक आपको रबड़ हो गया किसी तरह का, तो वो पॉलीमर बोला जाता है। तो इसका बोलता है फुल फॉर्म क्या होता है, पीएचवी का। तो पीएचवी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ऐसे हम पीएचवी का फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पर, तो आपको बताया गया है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेन वेराट्रेरिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइल वेनिलिन, पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट CO3 हाइड्रोक्सी वैलरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, वेराट्रिक एसिड। तो देख रहे हैं सब में आपको मतलब ये चारों का पूरा एकदम फुल फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में सब में सेम चीज आपको लग रहा है, पॉली पॉली सब में लग रहा है, सब में हाइड्रोक्सिल भी लग रहा है आपको देखने को। सिर्फ मतलब थोड़ा सा एसिड का थोड़ा देखेंगे, ब्यूटाइल है तो कहीं पर ब्यूटारेट है, तो कहीं पर आपको ब्यूटेन है। तो ये थोड़ा सा समझना एक मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन को टिक करना पड़ेगा, आपने पढ़ा है। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा इसका, ऑप्शन सी होगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, तो समझ में आ गया, यस क्या होगा, पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो ये चीज याद ही कर लीजिएगा, साइंस का पोर्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है किसी और एग्जाम में बीपीएससी द्वारा या मतलब बिहार का एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय। जो हार्मोन किसके द्वारा आपको स्रावित होता है, मतलब स्रावित होता है मतलब कि निकलता है शरीर में, जो हार्मोन्स होता है वो कौन सा, मतलब कि किसके द्वारा, कौन सा ग्रंथिया द्वारा, जो आपने पढ़ा होगा ग्लैंड्स, जिसको एक्सोक्राइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों, आप जानते हैं कहाँ से मतलब होता है, तो ये होगा आपको अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कोई भी जो मतलब कि आपको यहाँ पर हार्मोन जो स्रावित होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बायोलॉजी का सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको सही करके आए होंगे। तो आपको कितना ऑप्शन सही होता है, कितना आपको सही से आता है, जरूर कमेंट करें। फिर अगर हम 90 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स characterizes the interaction between the herpes simplex virus and human virus। तो कौन सा यहाँ पर करता है, सिम्बायोसिस सहजीवन, और पैरासाइटिज्म क्या होता है, परजीविता। मतलब पैरासाइटिज्म से किसी का कोई वायरस आपको लग गया शरीर में तो वो पैरासाइट्स होता है, मतलब एक होस्ट खोजता है वो। वायरस क्या आता है, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता है, उससे अगर आप वैसे छोड़ दीजिएगा तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, मतलब वो अजीवित होता है। लेकिन वही अगर शरीर किसी का मिल गया, वो जानवर का, इंसान का, किसी का, तो वो लिविंग की तरह बिहेव करता है, जैसे कोरोना था आपको। तो ये वायरस होता है परजीविता, उसी को बोलते हैं पैरासाइटिज्म। जैसे इंडोसिम्बोसिस होता है, एक सिम्बायोसिस होता है, इंडो पैरासाइटिज्म होता है, जो कि आपको देखने को मिले, इसको एंडो पैरासाइटिज्म बोला जाता है। ये आपको मतलब अगर आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट, तो इस तरह का जो मतलब टर्म होता है उस टर्म को आपने सीखा होगा। तो इसमें जो 19 नंबर में आपको दिया गया है, इसमें क्या था, ये परजीव था, इसको क्या बोलता है, पैरासाइटिज्म। क्या बोला जाता है इसको यहाँ पर, पैरासाइटिज्म। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अगर देखें, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनो
ग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? इम्यूनोग्लोबिन आप जानते हैं दोस्तों, मतलब कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया आपको अटैक करता है, मतलब चाहे किसी तरह का आपको रोग होने वाला है, तो उससे पहले क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम काम करता है। तो इम्यून सिस्टम जो काम करता है वो एक बोल सकते हैं रोधक होता है। मतलब कि सबसे पहले आपको इम्यून सिस्टम ही जब कमजोर होता है तो आपको किसी तरह का रोग लग जाता है या किसी तरह का आपको बीमारी हो जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पहला ऐसा श्रेणी का इम्यूनोग्लोबिन है जो आपको एक्टिव होता है संक्रमण से पहले। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें कौन सा होगा? आईजीए दिया हुआ, आईजीबी भी दिया हुआ, आईजीजी दिया हुआ, आईजीएम दिया हुआ। तो इसमें कौन सा होगा? आईजीएम होगा। ये सब आपको इम्यूनोग्लोबिन ही है, मतलब कि उसी का पार्ट है, लेकिन सबसे पहले आईजीएम हमारा क्या होता है यहाँ पर एक्टिव होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें हम लोग 92 नंबर 92 में, जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है दोस्तों, आप जानते हैं जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये किससे बना होता है? इसी को बायोलॉजिकल एक तरह से बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर इसमें ऑप्शन क्या दिया गया यहाँ पर? लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक विभिन्न क्या बोले, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन वेरिंग कॉम्बिनेशंस व्हिच आर स्पेसिफिक टू ईच स्पेसीज सेल टाइप्स एंड ऑर्गेन, लिपिड्स ओनली, प्रोटीन्स ओनली, नन ऑफ द अबव। इसमें आपको चार ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन आपको? जो ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर बायोलॉजिकल लिपिड्स के बारे में, तो इसमें जो बताया गया लिपिड्स और प्रोटीन ये दोनों से मिलकर, ये अकेला नहीं होता है, जो हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बना होता है ये दोनों से मिलकर आपको बना होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों से मिलकर ये बना होता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? जो नॉन सेंस कोडन होता है दोस्तों, ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, उसी को मतलब नॉन सेंस कोडन बोलते हैं। प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है तो उसमें ये केमिकल जो कंपाउंड है ये कौन सा कोडन है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा बायोलॉजी का पार्ट था जो आपसे पूछा गया था। तो इसमें जो होगा इसमें यूएए है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? यूए हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हमारा विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है। मतलब जो प्रजाति विलुप्त होने वाली है, खत्म होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो उस प्रजाति को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभी विलुप्त हुई नहीं, लेकिन विलुप्त होने वाली है कुछ समय में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बहुत सारा दुर्लभ, सुवैध, लुप्तप्राय, विलुप्त। तो पूरी तरीके से तो विलुप्त नहीं हो चुकी है, या रेयर, वन लेवल, इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट जो कि इंग्लिश में आपको बताया जाता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं उसको? उसको हम लोग इंडेंजर्ड बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इंडेंजर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड बोलते हैं। उसी तरह से हमारा जो 95 नंबर का जो क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल है? खड़ी फसल आपको पता होना चाहिए, रबी फसल और खड़ी फसल। खड़ी फसल क्या होता है? जो बरसात के, जिसमें कि पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है, जरूरत है, जैसे आपका चावल हो गया, जैसे आपका शुगर केन हो गया, ये सब क्या है? एक वाटर कंसिस्टिंग क्रॉप है। वाटर को ज्यादा ये मतलब आपको जब तक पानी आप नहीं अच्छे से खेत में लगाएंगे, इरिगेशन नहीं करेंगे, तब तक ये आपको फसल मतलब कि आप नहीं उगा सकते हैं। तो इसे खड़ी, रबी क्या हुआ? जो ठंडे सीजन में आपको बोया जाता है, इसमें पानी की फसल ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जैसे गेहूं हो गया, आपको बाजरा टाइप हो, बाजरा को मतलब दोनों में, लेकिन बाजरा हो गया, दाल हो गया, अरहर हो गया, तो ये सब क्या है आपको? ये सब एक रबी क्रॉप है। उसी तरह से एक जैद क्रॉप होता है जो मतलब दोनों सीजन के बीच में मार्च अप्रैल के समय में लगता है, जैसे आपको तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया। ये सब मतलब एक वाटर, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, लेकिन वो पानी आपको ज्यादा मांगता नहीं है। तो ये सब क्रॉप होता है। ये तीन तरह का क्रॉप आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या है? जौ, गन्ना, चना, गेहूं। तो ये सब क्या हो गया? रबी हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 95 में इसमें गन्ना होगा। शुगर कैन आपको सबसे ज्यादा क्या करती है? पानी का खपत आपको शुगर कैन में होता है, गन्ने का खेती करने में। तो ये चीज आपको क्या करना है यहाँ पर? ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है 95 के बाद? जो 96 नंबर हमारा जो क्वेश्चन, उसमें क्या बताया गया यहाँ पर? पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। कौन सा वर्क होता है जाइलम के द्वारा? भोजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, या मतलब पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन, मिनरल्स और जो वाटर का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है हर एक जगह से, रूट से लेके स्टीम तक, लीफ तक, मतलब पत्ते तक, पूरा जितना भी मतलब लीफ होता है, स्टीम होता है, या ऑक्सीजन और अन्य गैसों में के परिवहन होता है, या आवश्यक अमीनो एसिड का परिवहन होता है। अमीनो एसिड तरह से कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड को नहीं करता है। इसमें क्या होता है? पानी और घुले। एक हमारा फ्लोएम होता है। ये क्या होता है? एक हमारा फ्लोएम होता है जो कि क्या करता है आपको, लेकिन इसमें क्या होगा? ये फ्लोएम जो करता है ये फूड को आपको ट्रेवल मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जो इसमें आपको जाइलम होता है ये पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फ्लोएम, फॉ से फूड, फूड इस तरह से याद रखिएगा तो भूलिएगा नहीं। पौधों का वर्गीकरण में
संवहनी ऊतकों वैस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एंगलर और प्रांतल, बेंथम और हुकर, एपीडे, कोंडोल, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इतना ज्यादा तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं होंगे, इसमें कौन से? एपी कोंडोल, ये आपको याद रखना, कोंडले, एपी कोंडले। समझ रहे हैं ना? इस चीजों को आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना। चलिए, और हमारा क्या है 98 नंबर, 98 द पार्ट विच वी ईट मैंगो, मतलब आम का हम कौन सा भाग खाते हैं? बाह्य फली भित्ति, मध्य फली भित्ति, अंतः फली भित्ति। मतलब ये क्या होगा, बाह्य मीन्स बाहर का पार्ट खाते हैं, या बीच वाला पार्ट खाते हैं, या अंदर का? तो अंदर का तो जानते हैं उसको क्या गुठली बोला, तो उसको तो हम नहीं खा सकते हैं। बाहर का पत्ता भी आप क्या कर सकते हैं, छिलका भी आप नहीं खा सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको 98 में? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें होगा हम मध्य वाला पार्ट खाते हैं। ये कॉमन सेंस भी लगाएगा तो बन जाएगा, जिसको मतलब कि इंग्लिश में क्या होता है, मेसोकार्प बोला जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप कौन है? देखिए, खरीफ क्रॉप हम देखिए लिया, वो 95 का था, शुगर के। ओजोन डे सेलिब्रेटेड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिवस से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक ओजोन डे भी पढ़ा था, एक हमने होलोकास्ट डे पढ़ा था। तो ये ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये कब शुरू हुआ था? जो ओजोन डे शुरू हुआ था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल हमारा प्रोटोकॉल हुआ था, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ओडीएस जिसको बोला जाता है, उसे आपको हटाएगा था। ये 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कहाँ पर है मॉन्ट्रियल दोस्तों? कनाडा में है। और इसमें क्या था, ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है उसको हटाना। जैसे आप देखते हैं सीएफसी, कार्बन फ्लोरोकार्बन, जैसे कि जो फ्रिज में यूज किया जाता था पहले के समय में, एसी में यूज किया जाता था, जो ठंडा मतलब कि जो चीजों को रखता है, चाहे वो कमरा हो गया, चाहे किसी फल सब्जी किसी चीज को, तो उस चीज में यूज किया था बहुत ज्यादा। मतलब ओजोन में आपको छेद देखने को मिलता, छिद्र हो गया था। मतलब ओजोन में छेद नहीं हो जाता है, ये ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ये पूरा छेद हो गया ओजोन में, इसका मतलब ये होता है कि पतला हो गया था, ओजोन थिन हो गया था। तो वो बहुत एक मतलब बोल सकते हैं यूवी रे, आपको जानते हैं ओजोन का क्या काम होता है, जो यूवी अल्ट्रावायलेट जो रे होती है उसको वो नीचे आपको आने से, पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे अगर पड़ेगा शरीर पर तो क्या होगा, वो स्किन कैंसर का खतरा है। जैसे आज के समय में बहुत ज्यादा बीच में इस चीज देखा गया था कि ओजोन ले पतला हो गया था, शरीर का कैंसर, लोगों को स्किन कैंसर बढ़ रहा है। पेड़ पौधा जिस तरह से मतलब कि फल सब्जी आप उगा रहे हैं वो चीज़ नहीं होगा, पूरा एक सिस्टम खराब हो जाएगा, जो एग्रीकल्चर सिस्टम होता है, बहुत सारा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इस तरह से डिप्लीटिंग सब्सटेंस को, आप देखेंगे आज के समय में हम लोग जो फ्रिज ये सब कूलर समय यूज करते हैं वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस अब नहीं यूज करते। अभी देखेंगे तो हम लोग कुछ नया हेलोफिन्स ओलिफिन्स टाइप का कंपाउंड नया बना, उस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं उसमें यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये ओजोन के रिलेटेड था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि आपको शुरू किया गया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा दिन था वो, ये था 16 सितंबर था। 5 जून आप जानते हैं, 5 जून को क्या हम लोग मनाते हैं, ये इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। समझ रहे हैं ना? ये चीज आपको ध्यान रखना, 5 जून को इन्वायरमेंट डे, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, उसके लिए हम मनाते हैं यहाँ पर। फिर 21 अप्रैल को हम नेशनल सिविल सर्विस डे मनाते हैं, नेशनल सिविल सर्विस डे मनाते हैं, जो कि हमारे ऑनरेबल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने शुरू किया था, नेशनल सिविल सर्विस डे। तो ये भी ऑप्शन आपको याद रखना, नेशनल सिविल सर्विस होता तो यही पूछ दिया जाता आपसे। फिर 5 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं यहाँ पर, 5 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। क्या मनाते हैं यहाँ पर? वर्ल्ड सॉइल डे। ये चीज भी आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो चलिए, इतना चीज आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा क्या है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर उसी तरह से हम देखें माइक्रोराइजा संबंध। माइक्रोराइजा आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है? जैसे आप किसी तरह का अगर देखेंगे, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जैसे हमने पढ़ा ना, उसमें क्या होता है, जो पेड़ पौधा को जो मतलब नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन हम लोग मतलब कि एक गैसियस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो इंसान हो, हम लोग जो लेते हैं वो फूड के रूप में लेते हैं। उसे यहाँ पर जो नाइट्रोजन दिया जाता है, एक नाइट्रेट अमोनिया बनकर ये पौधों को दिया जाता है। वो अमोनिया कौन प्रोवाइड करती है? तो बैक्टीरिया होती है, जो माइक्रोजियल बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, चाहे राइजोबियम हो गया, इस तरह के बैक्टीरिया आपने पढ़ा भी होगा। तो वो माइक्रोराइजा जो संबंध में पौधों का लाभ, सुरक्षा, भोजन, खनिज को बढ़ा हुआ अवशोषण या रोगों से सुरक्षा। तो ये पर ये भी आपको सही है, लेकिन आपको जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, जो मतलब एक आप सही ऑप्शन लगा सकते हो, उसमें आपको सौ में क्या दिया गया, यहाँ पर डी दिया गया। ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना है। समझ रहे हैं ना? तो माइक्रोजी आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट अगर देखें, किस कमीशन के सभी राजनीतिक समूहों और दलों में में भी भारतीय सदस्य का शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी
का बस मिला था। ये किस में होता है दोस्तों? साइमन कमीशन। आप जानते हैं साइमन कमीशन में जो 10 का 10 मेंबर थे, उस सारे मेंबर, सातों मेंबर्स में क्या थे? 7 मेंबर्स थे इसमें। तो सातों मेंबर्स में क्या था कि मतलब सब इंडियंस था, मतलब सब भारतीय, मतलब भारतीय नहीं था, यही सबसे मेन कारण था। इसलिए प्रोटेस्ट भी होता, गो साइमन बैक कर का नारा भी लगा था, आपको काला झंडा दिखाया गया था। तो ये साइमन कमीशन के इसलिए बेचैनी था भारतीय लोगों में। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, साइमन कमीशन। ये इजी क्वेश्चन था, हिस्ट्री का क्वेश्चन इजी था। अगर हम देखें और चीज से कंपेयर करें और सब्जेक्ट का क्वेश्चन से, किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो चलो दिल्ली जानते हैं दोस्तों, हमने पढ़ाया भी था। ये आपको सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था यहाँ पर, जो एक बहुत महान आपको फ्रीडम फाइटर थे, ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ये चीज ध्यान रखना, हम या भारत को स्वतंत्र करके करेंगे और अभियान में मर जाएंगे, मतलब डू और डाई का जो नारा था दोस्तों, ये डू और डाई का नारा क्या था, किसके द्वारा यहाँ पर लगाया था, किनके द्वारा लगाया था? ये आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा लगाया था। महात्मा गांधी से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट होता था इनका, जितना स्लोगन होता, हमने एक लेक्चर ही पढ़ाया था स्लोगन को लेकर, कि जो स्लोगन, जो कोटेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे जो विभिन्न हमारे जितने भी महान आपको फ्रीडम फाइटर्स है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने क्या कथन कहा है, वो कथन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस चीज पर आप ध्यान देंगे, तभी जाकर इस तरह का क्वेश्चन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो महात्मा गांधी जी के द्वारा डू और डाई का जो मतलब पूरा नारा था, डू और डाई का ये मतलब नहीं था कि हम मतलब कि लड़ जाएंगे मर जाएंगे, ये नहीं था। हम लोग मतलब ब्रिटिश से नॉन वायलेंट रूप में, अहिंसा के मतलब पूरा अहिंसा से लड़ेंगे, मतलब कोई हिंसा नहीं होगा, लेकिन हम मरते मतलब कि लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन हम देश को आजाद करके छोड़ेंगे। तो ये इनका मतलब कहने का मतलब था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी ने बोला कि चलो लड़ लो, वायलेंट मतलब हो जाना, नहीं, कोई किसी भी कीमत पर महात्मा गांधी कभी भी हिंसक मतलब कि हिंसा को प्रमोट नहीं करते थे, उसको प्रोत्साहित नहीं करते थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसने बोला बांटो और छोड़ो के नारा को बुलंद किया? बांटो और छोड़ो क्या होता है दोस्तों? डिवाइड एंड क्यूट। तो ये जानते हैं मोहम्मद जिन्ना बहुत ही मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, ऐसा मतलब आदमी था यह कि मतलब जो देश बंटवारा में सबसे ज्यादा जो मतलब इसी के कारण हुआ, मतलब एक बोल सकते हैं इसी का सबसे देन था वो। इतना ज्यादा मतलब ये उत्तेजित हो गया उस समय में, मतलब बोल सकते हैं कि बोला कि नहीं, देश को आप तुमको खत्म हटाना ही है। डिवाइड क्रिप्स मिशन भी आया, अगस्त मिशन भी आया, फिर भी बोला नहीं, हमको पाकिस्तान अलग ही चाहिए। तो ये जिन्ना था बहुत ज्यादा मतलब उतावला हो रहा था कि नहीं हमको चाहिए ही चाहिए ही, लास्ट में कोई रूल भी नहीं कर पाया ही सही से। अभी देखे पाकिस्तान का क्या हालत है, और सब इसी के कारण हुआ है, फिर भी वहाँ लोग इसको भगवान मानते हैं। तो ये आपको क्विट इंडिया मूवमेंट का रिस्पॉन्स, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, उसी के रिस्पॉन्स में इसने बोला था, कहा कि नहीं भारत आजाद होगा सो अलग बात है, लेकिन हमको अपना देश चाहिए। उसी के रिस्पॉन्स में ये बोला गया था। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों की मूर्ति रूप दिया था? तो ये जानते हैं जो 105 नंबर में आपको बताया गया कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उसके तहत ये बोला गया था कि आपको दो देशों में विभाजित किया जाएगा। टू नेशन थ्योरी का पूरा उसमें कंसेप्ट रखा गया था। इसमें भारत और जो कि मतलब पाकिस्तान को आपको अलग अलग देश के रूप में देखा जाएगा, बनाया जाएगा। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि हम होम रूल ली की गतिविधियों को बल मिल सके? तो आप जानते हैं कि एनी बेसेंट थी जो बिहार की यात्रा की थी, एनी बेसेंट। आपको याद रखना, बिहार बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरुआत किया था 1916 में, मार्च में। अप्रैल में अगर देखें तो एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था, और बिहार में 2 बार विजिट भी किए थे। एक बार क्वेश्चन पूछा था कितने बार ये बिहार गई थी, वहां पर लोगों को एक तरह से प्रमोट करने, प्रोत्साहित करने, अवेयरनेस फैलाने कि मतलब हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, होम रूल लुक मतलब शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि मतलब भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए, भारत को एक तरह से स्वराज दिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हमारा कौन था ये, आपको 106 नंबर, 6 नंबर में क्या था हमारा, कि आपको एनी बेसेंट ने ये चीज शुरू करवाया था। तो इसे आपको ध्यान रखना है। ये आयरलैंड से आई लेडीज थी जो जिन्होंने ये पूरा मतलब एक तरह से इंडिया में इन्होंने पूरा बहुत सारा इन्होंने किताब भी लिखा। फिर अगर देखेंगे तो आप मतलब अध्यक्षता भी इन्हें इनके द्वारा किया गया था, किसमें मतलब कांग्रेस का जो सेशन होता था उसमें, तो पहली महिला बनी थी। फिर नेक्स्ट अगर देखें, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो ये चंपारण का जो नियुक्ति था दोस्तों, ये किसके बीच समझौता हुआ था? ये महात्मा गांधी भारतीय सरकार और गांधी उस समय का जो ब्रिटिश सरकार था उसके बीच में, महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। आप जानते हैं चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में महात्मा गांधी जो यहाँ से गए थे, मतलब कि बिहार, आप उस समय मतलब कि टूर पर थे महात्मा गांधी, मतलब उस समय जो शुक्ला जी थे वो मतलब कहाँ गए थे, वो
वो गए थे लखनऊ सेशन 1916 में, वहाँ माता जी को मतलब कि बताएं कि आइए चंपारण सत्याग्रह मतलब कीजिए, मतलब चंपारण आके देखिए किसानों को किस तरह से मतलब जो तीन कठिया सिस्टम था जिसमें इंडिगो का प्लांटेशन होता था, नील की खेती जरस्ती करवाया जाता था, जरस्ती मतलब कि किसानों पर बोझ होता था एक मतलब, और मतलब फसल जो था फसल भी खराब होता था फिर भी मतलब कि कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, इसके कारण वो पूरा चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो राजकुमार शुक्ला जी गए थे वहाँ पर। वो चीज़ ध्यान रखना आपको, कौन कौन से लीडर इन्वॉल्व थे वो भी एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर देखिए, 108 नंबर का जो क्वेश्चन है 108। तो 108 नंबर में क्या बोला गया आपको, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार। तो बिहार में जो आपको किसान सभा का जो मूवमेंट हुआ था, सभा का प्रमुख नेता कौन थे। तो जो प्रमुख नेता बिहार में किसान सभा के वो कौन थे, आपको यहाँ पर सहजानंद सरस्वती। कौन थे यहाँ पर, सहजानंद सरस्वती थे। ये चीज ध्यान रखना, राजकुमार शुक्ला जी तो नहीं थे, आचार्य नरेंद्र देव, बाबा रामचंद्र नहीं, ये जो सहजानंद सरस्वती थे। बिहार किसान सभा जो दोस्तों शुरू हुआ था ये 1929 में शुरू हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना, 1929 में शुरू हुआ था। फिर अगर ऑल इंडिया किसान सभा देखे तो वो 1900, ये पूछा गया था 1936 में आपको ये शुरू हुआ। फिर यहाँ देखिए सहजानंद सरस्वती द्वारा एक और मूवमेंट भी आपको मतलब लीड किया गया था। ये मतलब कि जितना भी किसान सब मूवमेंट होता था, जितना भी किसान सभा, जितना मूवमेंट होता था किसान सभा का किसी भी तरह के आपको मतलब स्थापित करना है, तो इसमें सहजानंद सरस्वती का बहुत बड़ा भूमिका होता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इनका मतलब एक पूरा एक डेवलपमेंट होता था, उसमें सारा चीज़ यही करते थे। तो जैसे आपने बक्स मूवमेंट पढ़ा होगा बिहार में, बक्स मूवमेंट क्या था वहाँ पर, जो लाल बक्स मूवमेंट था उसमें जो किसान सही से कर नहीं जमा कर पाते थे, जमींदार को सही से मतलब टैक्स नहीं दे पाते थे, तो एक समय पर तो क्या होता था, वो जमीन जबरदस्ती ले लेता था जो जमींदार होता था, और किसान मतलब कि वो लीज पर किसी जमीन पर काम कर रहा है या लेबर की तरह काम कर रहा है, उस चीज़ को हटाने के लिए बक्स मूवमेंट हुआ था कि मतलब जमींदारों को वो चीज़ जमीन लिया जाए वापस और किसानों को दिया जाए। तो ये बक्स मूवमेंट भी इनके द्वारा शुरू किया गया था। फिर विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था दोस्तों, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था। तो ये जो मारा गया था दोस्तों, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, किसको, सबसे पहले जो ऑप्शन इसको आप समझ लेना है, ऑप्शन में क्या होगा, गौड़ा खड़ी के रघुनाथ सिंह। तो ये मतलब कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कितना में, 1942 में। तो उसके खिलाफ इन्होंने जो मतलब मार्च निकाला था, तो इन्होंने पहला झंडा जाके फहराया था कहाँ पर, विक्रम पुलिस थाना में। कहाँ फहराया था, विक्रम पुलिस थाना में। तो वहीं पर मतलब कि जो ब्रिटिश जो पुलिस था वहीं पर उसने फायरिंग कर दिया, तो वहाँ पर इनका क्या किया, बोल सकते हैं कि आपको मौत हो गया। तो ये चीज़ मतलब कि ध्यान रखना। तो गोड़ा खड़ी के रघुनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्च 1939 में, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, हु वाज द मतलब कि चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939। तो उस समय के जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, हम जानते हैं पहले बिहार के मुख्यमंत्री भी कौन थे आपको, ये श्री कृष्णा सिंह थे। 110 में आपको क्या होगा, श्री कृष्णा सिंह। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना है। समझ रहे हैं ना, श्री कृष्णा सिंह आपको बिहार के मुख्यमंत्री थे, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। फिर देखिए मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग तो दोस्तों क्वेश्चन होता है सूची को, एक सूची एक को सूची दो से मिलाना, वो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन को लंबाई देख के छोड़ देते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है कौन सॉल्व करेगा, लेकिन इससे सबसे ईजी होता है, इसमें ज्यादा समय नहीं देना पड़ता, एक ऑप्शन मिलाइए खत्म कहानी। समझ रहे हैं ना, इसको छोड़ना नहीं आपको। तो जो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, जो यहाँ पर आपको बताया जाएगा, प्राचीन भारत के स्थल और वर्तमान में किस राज्य में है। तो हमने बहुत सारा टॉपिक जो लिया था, आपने अगर देखा होगा, हमने एंशियंट ही पढ़ाया था, जो हमारा एंशियंट था, प्राचीन भारत का इतिहास था, चाहे मेडिएवल था, चाहे आपको मतलब बोल सकते हैं मॉडर्न था, उसमें हमने जब भी लोकेशन पढ़ाया, मतलब कि कोई भी स्थल को पढ़ाया, तो उसमें हमने बताया आज के समय वो कहाँ लोकेटेड है, चाहे वो मतलब कि महाजनपद का हो, समझ रहे हैं ना, चाहे वो मतलब कि किसी तरह का आपको एंशियंट में साउथ इंडिया का हिस्ट्री हो। देखिए वहीं से क्वेश्चन भी पूछ दिया गया था। तो कर्ण सुवर्ण, प्रयाग ज्योतिष, गिरनार, सब इसमें एक भी ऑप्शन अगर आप सही करते, गिरनार तो सभी लोग जानते होंगे, गिरनार आपको कहाँ है, गुजरात में, जहाँ सुदर्शन लेक बनवाया गया था। तो ये गिरनार भी अगर करेंगे सी का 2, तो सी का 2 देखिए आपको एक ही ऑप्शन में सी का 2 है, खट से आपको क्या हुआ, सही हो गया, कोई तरह का माथा पच्ची इसमें नहीं था। तो इसलिए इस तरह के ऑप्शन को नहीं छोड़िए, इस तरह के ऑप्शन को, इस तरह के क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। 112 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है। तो इसमें जितना भी यहाँ पर आपको नाम दिया गया है दोस्तों, ये ऋग वैदिक, जो ऋग वेदा, जो हमारा ऋग वेदा था, अर्ली ऋग वेदा, लेटर ऋग वेदा, तो ये ऋग वेदा जो हमारा था यहाँ पर, इसमें कौन कौन सा मतलब कि जो यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब एक मतलब बोल सकते हैं आपको महिला संत थी, मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये सब थी, जैसे अपाला, विश्ववाड़ा, घोषात, इन्होंने बहुत सारा मतलब उस समय का जो वेदास था उन्होंने लिखा भी था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको नहीं होगा यहाँ पर 112 नंबर में? तो ये गार्गी आपको नहीं थी, ये लेटर वैदिक पीरियड में आई, ये सब सारा अर्ली वैदिक पीरियड के रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी में हमने पढ़ाया भी था, आप जाके देखिए उस चीज़ को, तभी से आपको समझ में यहाँ पर आएगा। समझ रहे हैं ना आप? चलिए नेक्स्ट हमारा 113 नंबर में क्या है? मैच इसमें भी करना, घटना, स्थान और संबंधित व्यक्ति, कौन घटना से कहाँ संबंधित। इसमें देखिए एक ऑप्शन मिला, ये कहानी खत्म। चोलम गंगम झील नहीं पता आपको, चलिए छोड़िए। धर्म महामंत्र की नियुक्ति, ये भी नहीं पता। प्रयाग की सभा, सुदर्शन झील, इसमें भी देखिए एक सुदर्शन झील आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय बनवाया था, खत्म कहानी। डी का 4 हो गया ना? कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना है। डी का 4, डी का 4, डी का 4, नहीं नहीं नहीं, ये डी का 4 नहीं होगा। काहे कि सुदर्शन झील का अगर बात करें तो उस समय अशोका ने भी मतलब एक तरह से किया था उस चीज़ को, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 113 में। और इसमें ऑप्शन मिला रहे हैं अगर नहीं हो रहा तो जो सुदर्शन लेख हुआ था दोस्तों, ये इसको छोड़िए आप, सुदर्शन लेख को, इसमें ये चीज़ याद रखिए आप, सुदर्शन लेख चंद्रगुप्त मौर्य, डी का 1 होगा ना, 4 का कर दिए, सही तो बोल रहे हैं, गलत कैसे हो रहा है? 113 का ये भी होगा, वही ना कहें, एक ऑप्शन मिला, ये बात खत्म कीजिए। बाकी धर्म महामात्र का नियुक्ति, ये तो जानते हैं कि धम्म महामात्रा अशोका द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें कि धम्मा को पूरा फैलाना होता था, जो भी मतलब जीने का एक तरीका होता था, वो सारा चीज़ तो उसमें आपको मिलेगा। फिर चोल गंगम के देखो तो राजेंद्र प्रथम, आपको जानते हैं चोला डायनेस्टी के रूलर थे, तो ये मतलब हर्षवर्धन द्वारा ये प्रयागराज का जो सभा था वो करवाया गया था। तो देख रहे हैं सब ऑप्शन कितना एकदम ईजी है, एक ऑप्शन मिला, ये कहानी खत्म हो जाएगा इसमें। फिर 14 नंबर देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 114 नंबर की अगर बात करें यहाँ पर, एक 114 नंबर में आपको यहाँ बताया जा रहा है कि निम्नलिखित शासकों में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। निम्नलिखित शासकों में किसने सबसे अधिक समय तक यहाँ पर शासन किया? ये एच नंबर सेट है, ध्यान रखिएगा। शासन किया मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, बलवंत। हमने जो मेडिवल का क्लास लिया था दोस्तों, हमने पढ़ाया था, हमने बताया भी था कि एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। क्रोनोलॉजी यहाँ नहीं छोड़ के क्या पूछ दिया है आपसे कि किसने सबसे ज्यादा युद्ध, हमने उसमें क्या पढ़ा था, सैयद डायनेस्टी का क्या पूरा रूल था, हमने डेट वाइज भी पढ़ा था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई कीजिए तो थोड़ा अच्छे से कीजिए, ऐसे नहीं कि हाँ आधा पढ़ रहे हैं आधा छोड़ रहे हैं, झोला छाप पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई करना तो अच्छे से करना, तभी जाके एग्जाम में सिलेक्शन होगा। हर एक फ्रंट पर आपको तैयार रहना, समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ दे रहा है आपको कुछ पता है? हिस्ट्री में देखिए कितना घुमा रहा है आपको, मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरा जानकारी है, लेकिन यही नहीं पता हो कितना से कितना तक रूल किए, तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों 114 नंबर का, ये आपको बहलुल लोदी होगा। कौन सा होगा इसमें? बहलुल लोदी। अब इसका डेट देख ले क्या क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें 1325 से 1351 है, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का क्या है यहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 है, 1296 से 1316 है, 1316 है। फिर बहलुल लोदी का क्या है यहाँ पर? बहलुल लोदी का 1451 से 1489 है, लोदी डायनेस्टी थी, 1451 से 1489 है। फिर बलबन का देखें यहाँ पर, बलबन 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 देखे, ये बहुत मतलब एक क्रूर राजा की तरफ से माना जाता है इसको, ये भी आपको स्लेव डायनेस्टी का था। इसका 1266 से जो कि राजा सुल्तान के बाद इसने मतलब गद्दी संभाला था, तो 1266 से 1287। तो अब इसमें कैलकुलेट कर लीजिए कौन कितना दिन जिया है, कौन कितना दिन रूल किया है, खत्म कहानी। लेकिन समझ रहे हैं ना, ये चीज पढ़ाया मैंने, लेकिन आपको ये चीज याद होगा तभी आप दूसरा पर आगे बढ़ पाएंगे, समझ रहे हैं? तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। इसलिए बोलते हैं पढ़िए तो बढ़िया से पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए, वैसे एग्जाम नहीं निकलेगा कि हल्का फुल्का पढ़ रहे हैं एकदम घूम फिर रहे हैं, मतलब कुछ पढ़ाई को थोड़ा सा प्रथम स्थान पर दीजिए। प्रायोरिटी जो होना चाहिए आपका पढ़ाई होना चाहिए, उसके बाद जो समय थोड़ा इधर उधर कर लीजिए अलग बात है, लेकिन प्रायोरिटी पर जब देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को सब चीज़ खाना पीना एकदम बना के पूरा खा पी लिया, सो गया अच्छा से पैर पसार के एकदम चद्दर तान के, अब जब देखा कि आप थोड़ा सा समय मिला तो 1 घंटा आधा घंटा पढ़ लिया, उससे कुछ होने वाला कुछ नहीं होगा। लाइब्रेरी भी आप कर रहे हैं तो लाइब्रेरी में थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, पूरे दिन लेक्चरें देखने से भी नहीं होता है, थोड़ा पढ़िए। पढ़ते कम है और रील्स और शॉर्ट्स ज़्यादा देखते हैं। तो चलिए 115 नंबर की अगर बात करें यहाँ पर, इसलिए ना कहते हैं कम से कम कुछ कुछ ऑफलाइन क्लास आइए, याद कीजिए, चीज़ों को पढ़िए। 115 नंबर क्या देख यहाँ पर बताया गया कि इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, राजवंशों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कालानुक्रमिक, जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला जाता है, उसमें आपको सजाना है सही तरीके से। तो जो सही तरीके से आपको इसमें सजाइएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें कौन था? हड़यंग डायनेस्टी था। कौन था? हड़यंग डायनेस्टी था। आपको हम कैपिटल सिर्फ अल्फाबेट लिख दे रहे, हड़यंग था। फिर शिशुनाग था, शिशुनाग के बाद आप जानते हैं नंदा था, नंदा के बाद हमारा क्या था? मौर्य था,
मौर्य डायनेस्टी के बाद क्या कौन था हमारा? कानवा था। कानवा के द्वारा हमारा कौन था? कुषाण था। इतना भी अगर याद रखेंगे तो आपसे ये आपको बन जाएगा। मौर्य था, मौर्य के बाद सुंगा था, सुंगा था यहाँ पर, सुंगा। सुंगा और शिशुनाग अलग है दोस्तों। इसमें काल अशोका की बात करेंगे, शिशुनाग डायनेस्टी का रूलर था। हर्षवर्धन जैसे देखे तो इस हर्षवर्धन में कौन था? बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन। सुंगा में कौन था? पुष्यमित्र सुंगा। यहाँ पर सुंगा था, ये सुंगा अलग है, ये शिशुनाग है। यहाँ पर शिशुनाग अलग था और काल अशोका था। फिर अगर नंदा में देखे धनानंद, महापद्मानंद। फिर मौर्य में देखे तो अशोका, इसमें जो ग्रेट रूलर थे अशोका, इसमें बिंदुसारा। फिर अगर सुंगा में देखे तो पुष्यमित्र सुंगा, पुष्यमित्र सुंगा और पुष्यगुप्ता अलग थे। पुष्यगुप्ता गवर्नर थे चंद्रगुप्ता मौर्य के। फिर अगर कुषाण में देखे, कानवा में देखे, तो ये सब सारा आपको चीज याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर ऑप्शन को आप सही कर पाएंगे। इससे मिला लीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा 115 नंबर का, उसमें कौन सा हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो बी हो जाएगा। ये आपको पहला हो जाएगा ये मौर्य। मौर्य के बाद कौन था? सुंगा। सुंगा के बाद था कानवा और कुषाण। कुषाण में जो कनिष्क का जो रूलर था, जो चौथा मतलब कि जो, ये देखिए यहीं से वो ही पूछ दिया था, बुद्धिस्ट का जो चौथा काउंसिल था वो कहाँ हुआ था, नहीं हुआ था। देख रहे हैं, ऐसा नहीं पूछा किसने करवाया, पूछा कौन सा काउंसिल बिहार में नहीं हुआ था। जानकारी देख रहे हैं कितना घुमा, यही क्वेश्चन है लेकिन उसको आपको घुमा दे रहा है। आप सिर्फ क्या पढ़ लें, चौथा काउंसिल कहाँ हुआ था, खत्म कहानी। वो सब ऐसे थोड़ी होगा। 16 का देखें रिव्यू में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया, ये थोड़ा सा बोल सकते हैं टफ, इसको बोल सकते हैं, क्या कि अगर हर एक नाम आपको पता है तभी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा, कम से कम तुलसीदास, कालिदास जो हमारे साहित्यकार है उनका तो आपको लिटरेचर याद रखना पड़ेगा, कौन कौन से साहित्य उन्होंने लिखा है। तो जैसे आप तुलसीदास द्वारा विनय पत्रिका, गीतावली, साहित्य लहरी, कवितावली, तो किसने मतलब कौन सा किताब यहाँ पर इन्होंने लिखा था? साहित्य लहरी। ये साहित्य लहरी किनके द्वारा लिखा गया था? ये आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य द्वारा यहाँ पर लिखा गया था। ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आ रहा है समझ में? इसमें ज्यादा जानकारी की जरूरत है नहीं। फिर अगर यहाँ पर देखें तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इतना ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है कि आप अगर हिंदी में कर रहा हूँ तो इंग्लिश नहीं समझ रहे हैं। जो बच्चे इंग्लिश में, जो स्टूडेंट इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों में आपको यहाँ पर समझना है। और ये भी ध्यान रखिए, दोनों लैंग्वेज में अगर आप निपुण है, दोनों लैंग्वेज में अगर अच्छे से प्रोफिशिएंट है, तभी जाकर एग्जाम भी होता है, एग्जाम में आप सफल भी होते हैं। क्यों क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा लैंग्वेज होता है कि आपको हिंदी समझ में आता है, इंग्लिश उसका आपको जो मतलब अनुवाद है वो समझ में नहीं आता। तो कभी क्या होता है कि हिंदी में आप जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, इंग्लिश में नहीं कर पाते। इसलिए दोनों लैंग्वेज आपको आना चाहिए। पहले के देखिए जितने ही महान नेता थे, जितने ही महान जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको 10-10, 15-15 लैंग्वेज आता था। एक दो लैंग्वेज में आपको इतना ज़्यादा मतलब कठिनाई होता है कि सर हम हिंदी नहीं पढ़ जानते, तो हम इंग्लिश नहीं जानते। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। छात्र हैं तो थोड़ा सा, कम से कम आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ सीखना चाहिए। मेहनत कीजिए, दोनों लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए। और दोनों लैंग्वेज जरूरी होता है, इंग्लिश भी आपको पास करना पड़ता है, कंपलसरी होता है। आप पेपर भी लिखे हैं तो इंग्लिश का पेपर होता है, अगर मेंस भी लिख रहे हैं या कोई भी एग्जाम दीजिए, एडीओ दीजिए, कुछ भी दीजिए। और सारा काम दोस्तों आप आज के समय में इंटरनेट चला रहे, कुछ चला रहे, तो लैंग्वेज दोनों आना चाहिए। इफ बट उसमें किंतु परंतु नहीं है। फिर यहाँ देखिए एक और सूची मिलान आपको दिया गया है, इमारत और किसने बनवाया इमारत। तो काबुली बाग मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, अगर कुछ भी नहीं आता 2.5 दिन का झोपड़ा सभी लोग जानते हैं। ये 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, जिसने कुतुब मीनार भी बनवाया था। इलाहाबाद का जो किला था, एतमुद्दौला का मकबरा था, ये आपको नूरजहां, ये एतमादुद्दौला का जो मकबरा था, नूरजहां के पिताजी थे ये एतमादुद्दौला। इस समय इसने मतलब कि नूरजहां ने बनवाया था, अपने पिता के अति टॉम बनवाया था, मकबरा है ये। फिर इलाहाबाद का जो किला था दोस्तों, ये अकबर द्वारा बनाया गया था। और काबुली जो था ये बाबर द्वारा बनाया गया था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब एक भी आप सही मार देते हैं, बी का अगर 1 भी मारते तो चलिए, देखिए 1 तो आपको सेम दे दिया। फिर एक दूसरे पर पहुंचिए, सी पर पहुंचिए, तो सी का अगर 3 भी आप कर लेते हैं, इलाहाबाद का किला, तो आपसे सही ऑप्शन निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? 2-3 ऑप्शन आपको पता होना चाहिए इसमें। तो इजी क्वेश्चन था ये, इतना तो आपको पता होना चाहिए, बच्चे भी जानते हैं, 6-7 क्लास में आपको ये चीज समझ में आ जाता है एनसीईआरटी में। इसमें से फिर पूछ रहा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब मैच द फॉलोइंग यहाँ पर है लेकिन कौन सा सही नहीं है। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे, वो सभी लोग जानते हैं, ये सही है। जेम्स अगस्टस ठीक है, ये कलकत्ता क्रॉनिकल्स नहीं लिखे थे, इन्होंने क्या लिखा था? बिहार गैजेट लिखा था। बिहार नहीं, ये बंगाल गैजेट था, सॉरी बंगाल गैजेट था। ये चीज आपको ध्यान रखना। स्वामी रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी की इन्होंने शुरुआत किया था, ये भी सही है। ज्योतिराव फूले जो सत्यशोधक समाज का इन्होंने शुरुआत किया था, सत्यशोधक सोसाइटी, ये चीज आपको ध्यान रखना। ज्योतिराव फूले जो कि एक बोल सकते हैं कि ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले, सबसे पहला जो महिलाओं के लिए स्कूल खोला गया था, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, वो किनके द्वारा खोला गया था? ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना।
फुले मूवी भी आया, मैंने बोला भी था, एक पढ़ाया था कि आपको देखना है वो मूवी, अभी देखिए जाके, अच्छा मूवी है दोस्तों, कुछ आपको सबक मिलेगा, कुछ आप वो सब सीखेंगे, कितना मतलब कि समाज से संघर्ष करना पड़ता है मतलब महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, और वो उन्होंने किया उस समय में 1800 सब समय में, समझ रहे, 19वीं शताब्दी में, जिस समय इतना ज्यादा मतलब कि पितरात्मक जो जो समाज होता है, समझ रहे ना, पितृसत्ता जो समाज होता है, सोच होता है, उस चीज को उस चीज के खिलाफ उन्होंने लड़ा, स्कूल खोला, महिलाओं को अधिकार दिलवाया। ये चीज आपको ध्यान रखना था। 18 नंबर में क्या था हमारा, यहाँ पर बी होगा, जेम्स अगस्टस सी के, ये ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर गलत है, जो सही मिलान नहीं है। फिर अगर 18 19 देखें, यहाँ पर 19 में क्या हमारा, ये भी मिलान करना आपको, इसमें आपको पूछा जा रहा पिता और उसके पुत्र कौन है, देख रहे हैं यहाँ पे, आपको ये भी ध्यान रखना बाबर के ये, और इसमें ये चीज नहीं पूछा गया कि कौन सा, आप सभी जानते हैं कि बाबर का जो बेटा है वो हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर है, अकबर का बेटा कौन है, जहांगीर है, जहांगीर का बेटा कौन है आपको, अकबर का जो बेटा है वो कौन है आपको, जहांगीर, जहांगीर का बेटा कौन है, शाहजहां, शाहजहां का बेटा कौन है आपको, औरंगजेब है, इतना को पता है। लेकिन उस एक बेटा नहीं था उसका, 5 5 10 10 भी बेटा रहता था किसी का, इसमें उस तरह से आपको कंफ्यूज किया। जैसे सलीम, आप जानते हैं किसको बोला, सलीम आपको जहांगीर को बोला जाता था, समझ रहे हैं ना, लेकिन जहां सलीम कौन था आपको, सलीम जो था वो किसका बेटा था, जहांगीर, अकबर का बेटा किसका बेटा था। 19 की अगर हम बात करें यहाँ पर, जो ऑप्शन आपको दिया गया यहाँ पर 19 में, वो कौन सा ऑप्शन दिया गया आपको, 119 की बात करें तो ए ऑप्शन दिया गया। ए में देखे तो बाबर का कौन बेटा था यहाँ पर, बाबर का जो बेटा था कामरान था, कामरान मतलब जिसको कि हराया गया था किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा, हुमायूं का भाई था ये। फिर अकबर का जो बेटा था दोस्तों, ये सलीम था, सभी जानते हैं, जो क्योंकि सलीम आप इसलिए याद रख सकते हैं कि सलीम चिश्ती पर जो मकबरा बनाया गया, जो पूरा फतेहपुर सीकरी बनाया गया, वो आपको इसी पर, अकबर इसी के नाम पर बनाया, उसी के मतलब आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था अकबर को। फिर अगर शाहजहां का देखे बात करें यहाँ पर, तो शाहजहां का बेटा यहाँ पर कौन था, मुराद था, मुराद था शाहजहां का बेटा का नाम। जहांगीर का बेटा का नाम को क्या था, खुसरो था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए 120 नंबर देखें यहाँ पर, कौन सा बौद्धिक संगति बिहार में आयोजित नहीं किया गया था। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया, हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता था इसी से। बिहार जो काउंसिल होता है, मतलब कि ये आपको संगति, बौद्ध संगति, ये हर एक साल पूछा जाता था, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कितना अलग कर दिया, कि कौन सा बिहार में नहीं हुआ था। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए, द्वितीय हुआ था, प्रथम भी हुआ था, तृतीय चतुर्था नहीं होता, ये आपको कहाँ पे हुआ था, ये कश्मीर में हुआ था, समझ रहे ना। ये स्पेसिफिक याद रखना था, प्रथम राजगीर में हुआ था, राजगीर में हुआ था। द्वितीय कहाँ हुआ था, ये द्वितीय आपको कहाँ पर, वैशाली में हुआ था। तृतीय क्या होता, पाटलिपुत्रा में अशोका द्वारा, वैशाली में कालाशोका द्वारा, और ये कश्मीर में कनिष्का द्वारा। और प्रथम जो हुआ था वो अजातशत्रु ने करवाया था 483 483 में, बुद्धा जी के देहांत के बाद करवाया था, महापरिनिर्वाण के बाद करवाया गया था गौतम बुद्ध के। वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या चीज़ हुआ तो हमने डिटेल में पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने, जैनिज्म बुद्धिज्म, उस लेक्चर पर व्यू भी नहीं है समझिए, और वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग देखते ही हैं मतलब कि कचरा दिखे तो क्या होगा, 5 मिनट 10 मिनट का सीरीज देखने से नहीं होता है, चीज को देखिए, वहां पर मैंने एक एक चीज पढ़ाया है जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में, और सेपरेट लेक्चर है, अलग अलग क्लास है। फिर 121 नंबर देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखने से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। यहाँ ये नहीं पूछ रहा सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, इस चीज को आप गोला लगा लीजिए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष बने थे, तो त्रिपुरा सेशन में उनको चुना गया था, ये चीज तो सभी लोग जानते हैं, समझ रहे हैं ना। त्रिपुरा सेशन में क्या किया था, उनको वहां पर चुना गया था। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देख ले हम, जनवरी 1941 में घर में नजरबंदी से भाग निकले थे वो, घर में उनको हाउस अरेस्ट किया था, वहां से वो भाग, सही था। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत के अस्थायी सरकार को सरकार गठित किया। आप जानते हैं सिंगापुर में जो इंडियन नेशनल आर्मी था, प्लस उसने अपना एक सरकार ही बनवाया था वहाँ। ये चीज आपको दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें सही है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है सही है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें, नेक्स्ट एक देखिए 122 नंबर, इनमें से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो कौन से यहाँ पर आचार्य नहीं थे, ये चीज आपको ध्यान रखना, कौन से आचार्य नहीं थे वहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन दिया गया कौटिल्य, नागार्जुन, शीलभद्र, शांति रक्षित। तो इसमें आप जानते हैं कि कौटिल्य आपको यहाँ के आचार्य नहीं थे, क्योंकि उस समय नालंदा का आपको यहाँ बोल सकते हैं कि नालंदा बना ही नहीं था कौटिल्य के समय, विक्रमशिला था, नालंदा आपको समय नहीं देखने को मिला। कौटिल्य मौर्य डायनेस्टी के गुप्ता समय में नालंदा को बनाया गया था कुमार गुप्ता फर्स्ट के द्वारा। तो कौटिल्य, तो ये आपको तीनों थे, लेकिन ये कौटिल्य नहीं थे, ये चीज ध्यान रखना आपको। तो 22 में क्या होगा, ये हो जाएगा। फिर आधुनिक भारत इतिहास का निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हमने बताया कौटिल्य के बारे में, इसका 3 नाम है, एक क्या नाम है कौटिल्य का, अगर नाम देखें विष्णुगुप्त भी है, विष्णुगुप्त भी है, और एक नाम क्या है बताइए, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, और क्या है, चाणक्य है, क्या है
चाणक्य है। ये तीनों नाम एक ही इंडिविजुअल का, एक ही पर्सन का है, जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने गद्दी दिलवाया था। धनानंद को हटा के, इसके पीछे भी बहुत अच्छे कहानी है आपको, मतलब कैसे इन्होंने चुना था चंद्रगुप्ता मौर्य को, जो कि बोला जाता है कि एक शूद्रा कम्युनिटी से आते हैं, बहुत मतलब सभी डिबेट है। तो इसमें से पूछा जा रहा है, आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजनंद कुमार के मृत्युदंड, सालाबाई की संधि, बंदीवास की लड़ाई, टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालानुक्रमिक में आपको सजाना है, पूरा एक मतलब कि क्रम में सजाना है इसको। तो इसमें अगर देखे बात दोस्तों, तो इसमें आपको पूरा डेट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो राजा नंद कुमार का जो आपको यहाँ पर जो डेथ हुआ था, ये कब हुआ था? यहाँ पर मृत्युदंड जो दिया गया था 1775 में दिया गया था। सालाबाई की संधि जो हुआ था दोस्तों, ये 1782 में हुआ था, 1782 में हुआ था। वंदीवास की जो लड़ाई हुआ था, बैटल ऑफ वंदीवास, ये 1760 में हुआ था। इसमें फ्रेंच को हरा के यहाँ से भारत से खदेड़ दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। फिर फ्रेंच आपको पौंडीचेरी में ही रहने लगी, कहीं कुछ मतलब अपना बोल सकते हैं सेना भी नहीं रख सकती है। फिर डेथ ऑफ जो टीपू सुल्तान हुआ था, ये जो मतलब कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था, उसके बाद हुआ था। उस समय वेलेस्ली था गवर्नर, ये चीज ध्यान रखना, 1799 में हुआ था। सबसे लास्ट में आपको चौथा ऑप्शन आएगा। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मतलब दोनों में आप 50-50 में जा सकते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? 123 का ए होगा। चलिए 124 का देखिए, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन यहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो इसमें अगर देखें दोस्तों, तो बीपीएससी ने जो दिया है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार पटना हड़कारा तो उतना लोगों को नहीं पता चल रहा था, तो सबने बिहार बंधु, कोई बिहार हेराल्ड को लेकर आगे बढ़े, उन्हें वही ऑप्शन को सही मारा। लेकिन जो ऑप्शन इस बीपीएससी ने दिया वो पटना हड़कारा था। ये ऑप्शन सही है, पटना हड़कारा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन सा था? पटना हड़कारा। तो बताया जाता है कि ये पटना हड़कारा 1855 में ही मतलब सबसे पहला न्यूज़पेपर आपको पब्लिश किया गया था, पटना हड़कारा। उर्दू का न्यूज़पेपर था ये। कौन सा न्यूज़पेपर था ये? आपको उर्दू में था। बिहार बंधु आप जानते हैं, बिहार बंधु कब था? 1872 में हुआ था। बिहार बंधु 1872 में हुआ था। अखबार ए बिहार कब हुआ था? अखबार ए बिहार ये 1856 में हुआ था, 1857 से पहले। बिहार हेराल्ड कब हुआ था? ये 1900, बिहार हेराल्ड 1874 में हुआ था, गुरु प्रसाद सेन द्वारा यहाँ पर खोला गया था बिहार हेराल्ड। फिर बिहार बंधु किसके द्वारा डेली न्यूज़पेपर था? केशव प्रसाद सेन के द्वारा। ये पूछा जा सकता है। अखबार बिहार कितना था? विलियम टेलर द्वारा 1856 में उर्दू डेली न्यूज़पेपर था। पटना हड़कारा 1855 में आपको शुरू किया गया था, उर्दू का न्यूज़पेपर था। तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, न्यूज़पेपर से क्वेश्चन, हमने न्यूज़पेपर का एक अलग सेक्शन ही बनाया था, आपने पढ़ा हुआ तो सही है, नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर देखिए तो सूची को मिलाना है, फिर से मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग का बहुत क्वेश्चन था, यूपीपीसीएस में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था। अगर यूपीपीसीएस का फॉर्म भरे हैं तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, बहुत कम दिन एग्जाम का, 10 अक्टूबर का आई थिंक एग्जाम का डेट है पीडी का। तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपको, खासकर हिस्ट्री पॉलिटी से तो बहुत रहता है। चंपारण सत्याग्रह, आजाद दास्ता, आजाद दास्ता अगर जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जो द्वारा यहाँ शुरू किया गया था। अगर चंपारण सत्याग्रह देखें तो सभी जानते हैं, महात्मा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार से आपको महात्मा गांधी ने दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपको सम्मिलित थे उसमें। फिर 1940 में बिहार व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था, उसमें कौन थे? यहाँ पर श्याम नारायण सिंह थे। फिर किसान सभा बिहार, सदानंद सरस्वती जी यहाँ पर आपको शुरू किए थे, हमने देखा था, एक ऑप्शन भी था सदानंद सरस्वती जी के बारे में। ये चीज आपका सही हो जाएगा। तो 25 में कौन होगा? 125 में आपका, 125 में जो ऑप्शन होगा वो आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से नीचे दिए 4 शब्दों में 3 एक प्रकार की समानता, चौथा भिन्न है। तो ये मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप समझ जाइएगा। इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भारी भरकम ये कुछ है नहीं। मतलब कौन सा अलग है आपको? तो 126 में जैसे देखिएगा, तो इसमें आपको स्टेथोस्कोप अलग है, बाकी सारा क्या है? बाकी से सारा ऑप्शन है, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, परिदर्शी यंत्र, ये सब क्या है कि मतलब ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं, कोई दूर का ऑब्जेक्ट, नजदीक का ऑब्जेक्ट। लेकिन ये स्टेथोस्कोप क्या, हेल्थ स्वास्थ्य रिलेटेड है। मतलब कि आप क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को जो हृदय का जो गति उसको मापते हैं, मतलब कि हार्ट रेट को आप मापते हैं, ये चीज ध्यान रखना। फिर एस्पिरिन को कोड लिखा गया था, ये कोड में भी आपको यहाँ बताना। तो 27 का मैं ऑप्शन बता देता हूँ, 27 का 127 का क्या यहाँ पर बी दिया गया है। 128 का जो ऑप्शन है, इसमें भी आपको क्या है, यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रीता मेरे पुत्र की पत्नी थी, तो इसमें जो ससुर का ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राम उत्तर दिशा में जाता है, ये उत्तर दिशा का क्वेश्चन, मतलब पूरा एक बोल सकते हैं कि डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है 129 का। तो 129 का जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। मिला लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं। 130 का देखें तो 130 में बताता है कि सबसे लास्ट में कौन सा आपको वर्णमाला आएगा। 130 में कौन सा हो जाएगा आपको? यहाँ पर मोहिंदर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मोहिंदर हो जाएगा। 131 की बात करें, 39 विधायक, ये भी मतलब रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं 131 में। इसमें सी हो जाएगा 18वां। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं।
फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें 132 में, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 132 में 77 आपको आ रहा था, यहाँ पर डी 70 आ रहा था, डी आपको दिया गया ऑप्शन। 132 का अगर बात करें यहाँ पर डी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया, देख लीजिएगा इसको बनाकर। बहुत ऑप्शन मतलब गलत भी, कभी कभी डी नहीं दिया गया, बी दिया गया। तो मतलब 131 का गलत, मतलब एक जगह मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। जो 131 का था ना दोस्तों, 131 का डी था, 131 का डी था, आप ध्यान रख लीजिएगा। 130 का ए था, वो हमने बता ही दिया। 132 का जो दोस्तों वो 77 था, कैलकुलेट मैंने किया था, 132 का 77 था, कर लीजिएगा। 133 का अगर बात करें यहाँ पर, 133 का आपको कौन सा है, यहाँ पर डी है। 950 होगा कि दुगनी आई वाला क्वेश्चन है, मतलब कि कौन सा आयु कितना है। फिर यहाँ पे क्या था, सीरीज वाला क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था 134 का, इसका भी क्या होगा आपको ए होगा। कम से कम ये सब क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, 10 का 10 क्वेश्चन बहुत इजी था। फिर पांचवा का क्या है कि रेन को इससे दर्शाया जाता है, तो इसको किससे दर्शाया जाएगा, तो 135 में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सारे स्टूडेंट ने कर भी लिया होगा, क्योंकि सब मैथ और धुरंधर रहते हैं रीजनिंग में। बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैथ उनका बहुत तगड़ा होता है, सुनने में वही मिलता है, क्योंकि ये बिहार सीजीएल उजीएल या किसी तरह का सीजीएल का तैयारी ज़्यादा लोग करते हैं। चलिए, अब बताया जा रहा है 136 में कि मतलब करंट अफेयर्स का कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि 38 क्या है, मतलब कि 38, मतलब कि जो है 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते थे। कांस्य पदक क्या होता है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल। जो हमारा ब्रॉन्ज मेडल उसको कांस्य पदक बोला जाता है, कितने खिलाड़ी ने जीता था। तो 136 में क्या हो गया, ऑप्शन जो दिया गया आपको वो कौन सा हो जाएगा, 5 कांस्य पदक बिहार के खिलाड़ियों ने जीता था, जो ब्रॉन्ज मेडल 5 जीता था। अगर यहाँ पर देखें टोटल हमारा क्या था, 12 मेडल था, इसमें कि मतलब जो स्वर्ण पदक था वो 1 स्वर्ण पदक जीता था। सिल्वर मेडल्स की अगर बात करें यहाँ पर, जो आपको मतलब चांदी का जो पूरा मेडल था वो 6 सिल्वर मेडल जीता गया था, और 5 हमारा क्या जीता गया था यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज। देखिए कितना अंदर तक आपके जैसे पूछा गया, तो आपको तीनों तरह का मेडल याद होना चाहिए था। कोसी मेची का जो लिंक है दोस्तों, आप ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप मेची जानते हैं किसका सहायक नदी है, तो मेची आपको जानते हैं किसका, आपको महानंदा का, जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, सबसे आपको आखिरी से पूर्णिया किशनगंज से आपको निकलती है। वो मेनली आपको निकलती है, जो ओरिजिन होता है वो आपको दार्जिलिंग के पहाड़ से निकलती है, लेकिन आपको बिहार में किशनगंज में आपको इंटर करती है। तो उसमें आपको जो अररिया पूर्णिया किशनगंज ये सब, अररिया भी क्या है आपको कोसी, मतलब कोसी भी क्या आपको उसी तरह की नदी है, वहीं बहती है कोसी, मतलब सुपौल में, अररिया में, सहरसा में। तो लिए आपको जो लिंक किया गया कौन कौन सा जिलों को लाभ होगा, वहाँ पर इरिगेशन का पूरा पानी मिलेगा खेतों को पटाने के लिए, फसल को उगाने के लिए, तो ये सब आपको याद रखना। और 37 का क्या होगा, इसमें सी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर अगर देखें 138 नंबर, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो जो भारतीय शर्त है इसमें से सभी भाषा को दिया गया है, इसमें से तेलुगु को भी दिया गया, मराठी को भी दिया गया, बंगाली को भी दिया। अभी 2024 में ये भाषा को दिया गया था। ये पूरा भाषा क्या है, 11 है। इसमें क्या आपको देखेंगे, तेलुगु भी है, तमिल भी है, समझ रहे हैं ना। फिर हमारा क्या है, मलयालम भी है, कन्नड़ भी है, और क्या है, संस्कृत है, ओडिया। ये 6 भाषा पहले से था, 5 भाषा अभी ऐड किया गया। एक प्राकृत ऐड किया गया, एक पाली ऐड किया गया है, एक आपको आसामीज ऐड किया गया, एक बंगाली ऐड किया गया, एक मराठी ऐड किया गया। तो ये 5 अभी हमारा ऐड किया था, टोटल एक आपको 11 लैंग्वेज हो गया। और इसका तरीका क्या होता है, आपको मतलब कि लैंग्वेज को मतलब अनाउंस करने का, नोटिफाई करने का कि हाँ ये आपको क्लासिकल लैंग्वेज होगा, ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिएगा। इसका बहुत सारा होता है कि मतलब इसका 1000 साल का पूरा, 1000-2000 साल का क्या हिस्ट्री होना चाहिए, इतिहास होना चाहिए। किसी और लैंग्वेज से ये बोरो नहीं करना चाहिए, कहीं से आप निकाल के नहीं मतलब लैंग्वेज को लिख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। प्लस बहुत सारे लोगों मतलब इस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, भाषाओं में यूज कर रहे हैं, तभी जाकर आपको ये लैंग्वेज का दर्जा आपको दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अलग लैंग्वेज सबका अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारा क्या होता है, जो भाषा जैसे आप बिहार में देख लेंगे तो मैथिली, भोजपुरी, ये सब क्या है मतलब कि थोड़ा सा आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, इस समय कुछ सिमिलरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर देखिए नागी पक्षी जो अभ्यारण्य, आप जानते हैं नागी नकटी जो डैम है दोस्तों जमुई में है, जिसको मतलब अभी रामसर साइट का भी आपको दर्जा दिया गया है। तो ये पूछा गया कि महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA जो इंटरनेशनल बर्ड आपको बताया जाता है, उसको किसको कब दिया गया, मतलब किसके द्वारा दिया गया, ये चीज आपको यहाँ पर पूछा गया। विच ऑर्गेनाइजेशन और नागी बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया है, यूनेस्को द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, या
बोल सकते हैं कि बर्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल जाती है, तो दिया जाता है जो इंटरनेशनल बर्ड और जो ये मतलब क्या बोल सकते हैं एरिया जो होता है इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया जो होता है, ये आपको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा दिया जाता है, जो कि एक मतलब बोल सकते हैं बॉडी है आपको, ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह का काम आपको करती है, ये चीज ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देख ले 140 नंबर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शायद हमने पढ़ा भी था, ये 2000 मतलब कि बोल सकते हैं 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले आपको पंचायती जो खुला था, कहाँ पर पंचायती का आयोजन मतलब हुआ था, सबसे पहले किसने अपनाया था पंचायती राज को, तो राजस्थान था, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जाता है कि अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी आए थे यहाँ पर, ये कहाँ पर हुआ था, मधुबनी में ऑर्गेनाइज हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लूनर टेबुलर ट्रेल ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, लूनर ट्रेल ब्लेजर ये जो मिशन है दोस्तों, ये किसका मिशन है यहाँ पर, ये नासा का मिशन है। इसमें क्या खोज किया जाता है यहाँ पर 141 में दिया गया, इसमें चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, ये मिशन आपको है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा है अफ्रीकनर्स, क्या है नेक्स्ट हमारा अफ्रीकांस, ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों सारा जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है, तो अमेरिका में इंडो अफ्रीका मूल के लोग हैं, या अफ्रीका में आदिवासी समुदाय, दक्षिण अफ्रीका श्वेत अल्पसंख्यक समूह है, तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें अल्पसंख्यक समूह है। 142 में जो पूछा गया कि अल्पसंख्यक समूह है, जो मतलब एक समय में बोल सकते हैं डिसेंडेंट है, ये डच जर्मनी से ये लोग गए थे वहां पर और बहुत कम संख्या में है, मतलब 17वीं और 18वीं जो सेंचुरी था, 17th सेंचुरी था, शताब्दी में ये लोग वहाँ आपको गए थे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह है। 143 नंबर देखे, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड में सहयोग से संरक्षित किया था। अग्रसेन की बावड़ी, राजों की बावड़ी, चौकी बावड़ी या में से, इसमें से जो 143 का जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें से बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, राजा की बावली, इसे अभी मतलब दर्जा दिया गया है। ये आपको 1506 में लोधी डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा, लोधी डायनेस्टी में उस समय बनाया गया था, ये चीज ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देख ले 144 नंबर, क्या न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिवस घोषित किया। आप जानते हैं कि यूके में भी एक तरह से मेयर जो यहाँ पर है न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ भी एक मतलब क्या कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जा रहा है 14 अप्रैल को, तो ये अप्रैल दिवस भी याद रखना हो सकता था, ये पूछा जा सकता था। तो इसमें कौन सा किसने किया था, एरिक एडम्स ने किया था, कौन सा किया था यहाँ पर, एरिक एडम्स ने किया था, ये सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया और ये करंट अफेयर्स में भी आपको बहुत ज्यादा न्यूज में था। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट की अस्थाई नारा क्या है, तो यूरोविजन ये भी आपको ध्यान रखना, करंट अफेयर्स का न्यूज था दोस्तों, तो करंट अफेयर्स थोड़ा सा बोल सकते हैं कहीं कहीं वाइलानर भी था, इसमें यूनाइटेड बाय म्यूजिक का ये आपको नारा यहाँ पर दिया गया था, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे 145 में कौन था, सी ऑप्शन है आपका, जो आपको नारा आपको याद रखना, जो म्यूजिक का क्या था यहाँ पर को, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य, 146 में जो ऑप्शन दिया गया इसमें से एनवी से उपग्रह ले गया गया, 101 परसेप्शन था, श्रीहरिकोटा का इसरो परसेप्शन था, तो बहुत सारा लोगों ने ये मारा है, लेकिन ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही, ये ऑप्शन भी सही, तो इसमें से चारों ऑप्शन सही है। G20 के 18वां जो 18 का जो मतलब पूरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों, शिखर सम्मेलन के जो हुआ था G20, आप जानते हैं ये भारत में हुआ था, न्यू दिल्ली में, कहाँ हुआ था, ये आपको दिल्ली में हुआ था, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए राइट, पहला ऑप्शन आपको गलत हो गया। इसका विषय बिल्डिंग नहीं था, इसका विषय क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम था। इसका मतलब क्या होता है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन वर्ल्ड, वन फ्यूचर, तो ये आपको याद रखना। इसका जो देख रहे हैं इसमें से चार मतलब एक ही चीज में चार चार ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। फिर रियो डी जेनेरियो घोषणा में ये तो था ही नहीं, तो इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए फिर अगर नेक्स्ट देखें हमारा 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी थी, तो किस समझौते पर यहाँ पर सहमति आपको बनी थी, किसमें, यूनाइटेड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जो बाकू में हुआ था। बाकू कहाँ आपको याद रखना है, बाकू कहाँ है, अजरबैजान का ये क्या है, कैपिटल अजरबैजान का, यहाँ पर आपको 2024 का सम्मेलन हुआ था, समझ रहे हैं ना, ये चीज ध्यान रखना। इसमें क्या होता है यहाँ पर जो 48 का दोस्तों, इसमें यह बताया गया था कि विकसित देशों को 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने का अपील किया गया है। ये 2030 तक नहीं था, 2035 तक था, 500 नहीं था, या 300 था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन में कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था, मतलब कि इनको मतलब कि नोबेल पुरस्कार तो मिला था साहित्य के, लेकिन कुछ और भी प्राइज मिला था, वो कौन सा प्राइज मिला था आपको, ये चीज ध्यान रखना, इसमें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था।
हमने इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी देखा था वहाँ पर, इसमें कि जो सैंड के बारे में, हिप हॉप सैंड, वो तो पिछले बार का था। हार्ट लैम्प जो मिला था मानो मुस्ताक को, वो भी वहाँ देखा था। चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, लास्ट बट नॉट लिस्ट। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेशन को एंड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मतलब बहुत ज्यादा करंट अफेयर न्यूज में था। नेपाल में किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया था? मतलब याला ग्लेशियर को मृत इसलिए घोषित किया गया था दोस्तों, यहाँ पर जो ग्लेशियर बहुत तेजी से आपको क्या कर रही है, मतलब गल गल रही है, पूरा तेजी से आपको मेल्ट कर रही है, मतलब मुश्किल से 50% भी ग्लेशियर नहीं बचा, इसलिए आपको मेल्टिंग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली हो रहा है, इसलिए उसको मृत घोषित किया गया याली ग्लेशियर को। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन था, नेपाल में ये ग्लेशियर है। तो ये हमारा पूरा दोस्तों आज का क्या था, ये हमारा पूरा दोस्तों आज का क्या था, डिस्कशन था, जो हमने डिस्कस किया। ये पूरा क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है सारा चीज। तो ये हमने देखा, उसमें भी इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप दोनों में देख सकते हैं कौन सही है कौन क्या है। तो ये हमारा पूरा था जो आज का डिस्कशन था। तो चलिए हम लोग इस क्लास सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। आप क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, लेक्चर आपको मिल जाएगा, जरूर देखें और एनालिसिस को पूरे अच्छे तरीके से देखें। आपको पढ़ना किस तरह से ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने कुछ पढ़ लिया, कुछ उठाया, कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं हो सकता। देख रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न सेम चीज, थीम वही पूछा जा रहा है। आपको महात्मा गांधी जी के बारे में ही पढ़ना है, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ना, लेकिन पढ़ना किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हैं? क्या आपको छोड़ना वो इंपॉर्टेंट, पढ़ना सब जानते हैं, सब चीज पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या छोड़ना वो इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हैं? जैसे उसी दिन मैंने जो वन सर्वेक्षण वाला 2023 का था उसका रिपोर्ट मैंने पढ़ाया, उस चीज को आप देखिए, वो पता चलेगा करंट अफेयर्स को किस किस तरह एनालाइज किया था। ये 5-10 मिनट वाला सीरीज को छोड़िए, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला, खासकर जो लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं बिहार का, तो उससे नहीं होगा। तो जुड़िए हमारे साथ स्काई अकेडमी 3 के सर, ये सारा लेक्चर आपको स्काई अकेडमी 360 जो हमारा यूट्यूब चैनल वहाँ पर मिल जाएगा, प्लस हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है, आप जुड़ सकते हैं। बिगना पहाड़ी के पास हमारा भी ऑफलाइन सेंटर पर टेस्ट चल रहा है, वो ज़्यादा है भी नहीं, 5 रुपये का टेस्ट चल रहा है, उसमें हम लोग फुल टेस्ट दे रहे हैं बिहार सीजीएल का। जुड़िए, हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।